Hello students, welcome to the online platform of Vedant Academy. My name is Jyoti and we are doing NCERT series 9 to 12. आप सभी को पता है and today we are going to discuss about the part third of chapter 2. Part third of the chapter 2 जिसमें हम पढ़ रहे हैं कैसे भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ है एंड इसके साथ साथ आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इस पार्ट में। अभी तक जैसे हमने देखा कैसे कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चली, फिर वो बाद में सप्रेस कर दी गई, कैसे कैसे उसको फिर वापस ले लिया गया, फिर उसके बाद कैसे कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो है शुरुआत हुई और फिर कैसे धीरे धीरे उसको बंद होना पड़ा और फिर कैसे दोबारा भी उसको रिलॉन्च किया गया बट लोगों ने उसमें खास रुचि नहीं दिखाई। तो उसके कई कारण हमने देखे। हमने पीजेंट्स का पक्ष भी देखा कि क्यों पीजेंट्स नहीं चाहते थे अब उसको वापस लाना। हमने इंडस्ट्रियलिस्ट का पक्ष भी देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों नहीं चाहते थे वापस इसको ज्वाइन करना। उसके बाद हमने जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे वो क्यों नहीं चाहते थे। तो हमने हर तरीके से हर एक लोगों का पक्ष उसमें देखा, बिग बिजनेसमैन लोगों को भी हमने उसमें देखा और फिर हमें समझ आया कि हर एक वर्ग का अपना एक तरीका था, अपना एक विजन था इस चीज को समझने का और हर एक वर्ग ने अपनी तरह से पहले उसमें पूरी कोशिश की, लेकिन जब उनके जो है डिमांड्स जो थी वो फुलफिल नहीं हो पाई तो उसी वजह से उन लोगों ने अपना जो है सपोर्ट वापस ले लिया। तो क्या लिमिट्स थी, क्या सीमाएं थी, सभी ने अवज्ञा की। What were the limits of civil disobedience? क्या इसकी लिमिट्स थी वो आज हम देखेंगे। Not all social groups were moved by abstract concept of स्वराज। कि ये जो स्वराज की अगर हम बात कर रहे हैं, अमूर्त जो इसका रूप है उसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो हर क्या कोई इससे प्रभावित था, किस तरह से लोग इसको देख रहे थे। तो एक ऐसा ही ग्रुप था अनटचेबल, जो उसने अपने आप को कहना शुरू कर दिया था दलित। कब? 1930s की अगर हम बात करें तो वो अपने आप को दलित बोलते थे। उन्होंने अपना जो नाम था वो दलित रख लिया था और वो अपने आप को उत्पीड़क की तरह से दिखाते थे। उत्पीड़क। वाई क्यों? क्योंकि उन लोगों को ना ही तो टच करने दिया जाता था, मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता था, एक अगर कोई टैंक है या पानी है जो कुआं है उससे पानी भरने नहीं दिया जाता था, तरह तरह के जो है उनके साथ अत्याचार किए जा रहे थे। तो उन लोगों ने इसको इस दृष्टि से देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स। अब काफी समय तक तो कांग्रेस ने ही उनको इग्नोर किया। क्यों किया? क्योंकि जो कांग्रेस में ज्यादातर लोग थे वो क्या थे? आपके सनातनी, द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। अगर हम बात करें जो रूढ़िवादी हिंदू थे उस टाइम पर, तो वो ज्यादातर आपके कांग्रेस में थे। और वो क्या थे कि भाई जो ये लोग हैं, जो दलित हैं, ये जो अनटचेबल्स हैं, इनको गांव में नहीं घुसना चाहिए या इनको किसी को टच नहीं करना चाहिए, अगर छुआछूत की बीमारी लग जाए, मतलब काइंड ऑफ ऐसे कि इनको छू लिया तो ये हम अपवित्र हो जाएंगे, काइंड ऑफ सच थिंग्स वहां पर चली हुई थी। एंड इसी वजह से कि वो लोग काफी मात्रा में, काफी संख्या में कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस वालों को एक डर था कि अगर हम दलित का पक्ष लेंगे तो ये लोग हमारे से जो है रुष्ट हो जाएंगे और ये छोड़कर चले जाएंगे, तो जो है कांग्रेस का पक्ष कौन लेगा। तो इस वजह से कांग्रेस ने इस चीज को इग्नोर करते गए। बट उसके बाद एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की। एमजी जी आए, उन्होंने बताया फिर कि भाई तुम ऐसे अनटचेबल की छुआछूत की बात करोगे तो तुम्हें क्या स्वराज्य मिल जाएगा? अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव करके कौन सा स्वराज्य ले लोगे तुम? उन्होंने फिर इस जो है लोगों को दिखाना शुरू किया, इनके पक्ष को जो है उन्होंने रखना शुरू किया। उन्होंने कहा दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years, कि 100 साल तक भी स्वराज नहीं आ सकता अगर अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एलिमिनेटेड। अगर अनटचेबिलिटी खत्म नहीं की गई तो स्वराज 100 साल तक भी नहीं आ पाएगा। ही कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन, और उन्होंने अनटचेबल्स को एक नाम दिया हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ठीक है, कि भगवान के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एक नाम दिया उन्होंने हरिजन, उन लोगों को
उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, उन लोगों को जगह समाज में देने के लिए। एंड उन्होंने फिर सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। किस लिए ऑर्गेनाइज किया? उसमें उन्होंने मांग की टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स, उनकी मंदिरों में एंट्री कराई, एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, जो पब्लिक मतलब जो आपके पब्लिकली जो कुएं होते थे, टैंक्स होती थी, रोड होते थे, स्कूल्स होते थे, उन सब का उनको एक्सेस दिलवाया कि वो भी उसमें जा सकते हैं। ही हिमसेल्फ क्लीन्ड टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ भंगी द स्वीपर्स। स्वीपर्स को जो है कास्ट होती है भंगी, तो वो लोगों को क्या काम होता है कि टॉयलेट्स वगैरह साफ करने के लिए उन लोगों को अपॉइंट किया जाता था, या उनको बहुत गंदी नजर से देखा जाता था, बिल्कुल निचले स्तर पर देखा जाता था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने खुद टॉयलेट वहां पर साफ किए, ये दिखाने के लिए कि इनका जो काम है, जो ये लोग काम करते हैं स्वीपर्स का, ये कोई दबा हुआ काम नहीं है, बल्कि ये सफाई का काम है। अगर ये लोग हमारे समाज का हिस्सा नहीं होंगे तो सफाई आएगी कहाँ से? तो इसलिए इन लोगों के काम को दिखाना शुरू किया। एंड persuaded upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability। और उन्होंने अपर कास्ट को ये चीजें दिखानी शुरू कर दी कि इस चीज को छोड़ दीजिए कि अनटचेबिलिटी कोई पाप है एंड ऑल, ये सब चीजें उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और इस चीज को उन्होंने दर्शाना, बताना और उनको शुरू किया, और लोगों के मन में उनकी जगह को बदलने का जो है उन्होंने काम करना शुरू किया। बट many Dalit leaders were keen on a different political solution to the problems of community। but जो काफी सारे जो दलित लीडर्स थे वो किसी और तरीके से अपना जो पॉलिटिकल जो सोल्यूशन है अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स का, वो चाहते थे। वो कैसे? उन्होंने कहा, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने डिमांड करना शुरू किया रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि हमें अपना जो है, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमें रिजर्व सीट चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, कि अपना अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, बिल्कुल अलग एक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। और क्या चाहिए कि जब हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा तो हम जो है अपने ही मेंबर्स को चूज करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। ठीक है, जितने भी हमारे फिर ये काउंसिल्स होंगे लेजिस्लेटिव, उसमें हम जो है अपने ही लोगों को चूज करेंगे। तो इसलिए उन्हें क्या चाहिए था? सेपरेट इलेक्टोरेट। ये जो डिमांड है ये फिर आगे चलकर भीमराव अंबेडकर जी भी रखेंगे, और फिर इसी बात पर जो है काफी विवाद भी होगा महात्मा गांधी को लेकर। और फिर बाद में एक पैक्ट साइन होता है, पूना पैक्ट। वो सारी स्टोरी हम अभी पढ़ेंगे। अक्सर आपने पूना पैक्ट का नाम सुना होगा। तो वो क्या था? तो इस तरह से उन लोगों को चाहिए था, उनकी जो डिमांड्स थी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव्ड वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसेबिलिटीज। और उनको लगता था कि उन सारी सोशल डिसेबिलिटीज का एक ही सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि उनको एम्पावर कर दिया जाए पॉलिटिकली। और जब उनके पास पॉलिटिकल पावर्स होंगी तो लोग उनकी बात सुनेंगे, उनको ये लगता था। देन दलित पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज देयरफॉर लिमिटेड। और इसीलिए इस आंदोलन में उनकी जो की पार्टिसिपेशन था वो लिमिटेड था। पर्टिकुलरली कहाँ पर? महाराष्ट्र में और नागपुर रीजन में ये बहुत कम था, क्योंकि वहां पर जो इनकी दलित ऑर्गेनाइजेशन थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। और जब वो खुद में ही स्ट्रॉन्ग थे तो उन्हें लगता था कि वो सीडीएम जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको उन्हें मतलब पार्टिसिपेट करना उनको अच्छा नहीं लगता था, और उनको लगता था कि ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तो इसलिए their participation was limited in civil disobedience movement. Now we will study about Dr. B.R. Ambedkar। अब वो किस तरह से देखते थे, अब हमें वो देखना है। Let's see. Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalits into depressed classes association in 1930। अब उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया उन्होंने? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया उन्होंने। कब बनाया? 1930 में। और इसके थ्रू वो क्या चाहते थे वो देखिए। उसके थ्रू उन्होंने जो है
सेपरेट इलेक्टोरेट की बात भी की, और उसके लिए उनका क्लैश हुआ महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी के साथ हुआ कहां पर? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित। और अब देखो ब्रिटिशर्स तो क्या कर रहे थे, वो तो चाहते ही थे हम आपस में लड़े। उन्होंने फट से क्या किया, उन्हें पता था कि भाई गांधी जी की तो काफी लोग सुनते हैं, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, भीमराव अंबेडकर की बात मान ली। अंबेडकर की जो है बात मान ली उन्होंने। तो अब उन्हें कह दिया कि ठीक है आपको सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मिल जाएगा, ये बात हो गई। अब जो है महात्मा गांधी जी का क्या, महात्मा गांधी जी पे क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज का? महात्मा गांधी जी ने कह दिया कि अब तो मैं बैठ जाऊंगा अनशन पे, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक बैठा रहूंगा, मतलब मरते दम तक मैं ना कुछ खाऊंगा और मैं अनशन पर बैठा रहूंगा। सो व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर्ड अंबेडकर्स डिमांड, गांधी जी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ। अब इससे जो है क्या है कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे, अब उन्हें भी लगा कि भाई ये क्या हो गया। Then he believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into society। कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट ही आप कर दोगे, हर चीज जब उनकी अलग ही हो जाएगी, उनका निर्वाचन भी अलग होगा, सब चीज अलग होगा, तो सोसाइटी में वो कैसे इंटीग्रेट हो जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे? वो चाहते थे एक सोसाइटी ऐसी बनाना जिसमें उनका भी उतना ही स्थान हो, और जब अलग ही हो जाओगे तो फिर अलग ही रहेगा सब चीजें। तो इसलिए अंबेडकर जी ने अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लिया गांधी जी की बात को, और उसका रिजल्ट निकल कर आया पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। फाइनली हम आ गए पूना पैक्ट पर। पूना पैक्ट 1932 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट 1932 किस किस के बीच में हुआ? महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। ओके, सितंबर 1932। और इससे क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित की जो है डिमांड को उन्होंने मना कर दिया। एंड उसके बाद इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज, इसको स्केड्यूल्ड क्लासेस अब बोलते हैं, कास्ट अब बोलते हैं, स्केड्यूल्ड कास्ट, रिजर्व सीट। और इनको क्या कर दिया गया, प्रांतों में और केंद्र में इनको सीट्स प्रोवाइड करा दी गई, रिजर्व सीट प्रोवाइड करा दी गई कि ये इनके लिए रिजर्व रहेगी, इस पर कोई और कास्ट से और क्लास से लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। सो दे आर गिवन reserved seat in provincial and central legislative councils, but they were to be voted in the by the general electorate। कि उनका जो सामान्य जो आपका निर्वाचन होता है उसी तरह से वोट पड़ेंगी उनकी, लेकिन उनकी सीट जो है वो रिजर्व रहेगी। ठीक है। द दलित मूवमेंट however continued to apprehensive of the Congress led national movement। लेकिन वो जो है, जो कांग्रेस, जो ये राष्ट्रवाद की जो मूवमेंट चल रही थी वहां पर, राष्ट्रीय मूवमेंट जो चला रहा था, आंदोलन हो रहे थे, उसको फिर भी जो दलित जो मूवमेंट वाले लोग होते थे वो उतने उसको बड़ी संशय की नजर से देखते थे, मतलब कि ऐसे नहीं देखते थे कि हाँ ठीक है जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उसके बाद मुस्लिम्स का क्या था? सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वर आल्सो ल्यूकवार्म इन देयर रिस्पॉन्स टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर हम बात करें तो अगर मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो भी, उनका रिस्पॉन्स भी ज्यादा अच्छा नहीं था। तो अगर हम देखें, जब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का डिक्लाइन हो गया, ठीक है, उन्होंने पहले बात की थी इस बारे में कि हम लोग साथ में चलेंगे, लेकिन जब डिक्लाइन हो गया नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का, तो उन लोगों को जो कुछ काफी मुस्लिम्स थे वो अपने आप को उसमें बड़ा एलियनेटेड महसूस करते थे, अलग कटा हुआ महसूस करते थे। एंड फ्रॉम द मिड 1920s के अगर हम मध्य की बात करें तो कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा। तो अब कांग्रेस को किस तरह से देखना शुरू कर दिया था कि वो हिंदू के लिए ही है, और हिंदू महासभा की जैसे मतलब उसमें अब हो गया, तो मुस्लिमों को उसमें बड़ा कटा हुआ महसूस होता था, अलग महसूस होता था। एज रिलेशंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स वर्सन, और जब वो और ज्यादा वर्स हो गए, उन्होंने अपने अपने जो है जुलूस निकालने शुरू कर दिए, और हिंदू मुस्लिम जो है क्लैशेस होने लग गए और दंगे होने लगे अलग अलग सिटीज में। तो जैसे जैसे अलग अलग आपके दंगे होते थे तो उससे क्या होता था,
The every riot deepened the distance between the two communities. और इसी से दोनों communities के बीच में दरारें उतनी ही पैदा होती थी और उतना ही distance जो है बन जाता था, उतना ही distance जो है बन जाता था. The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance और उन्होंने उसको renegotiate करने का भी काफी काम किया. And in 1927 it appeared that such a unity could be forged कि ठीक है दोबारा एक ऐसी unity बन सकती है, उनको ऐसा लगता था. The important differences were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. अब देखो यहाँ पर भी सेम चीज थी, इनको भी सेपरेटली अब सब कुछ चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही है यहाँ पे भी, और इनको सीट्स भी चाहिए. तो हर तरफ एक ही चीज की मारामारी हो रही है, सीट्स चाहिए सबको. तो यहाँ पर लेकिन क्या होता है, अब मोहम्मद अली जिन्ना, one of the leaders of the Muslim League, was willing to give up the demand for separate electorates. और उसने कहा कि ठीक है भाई, हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है उसको छोड़ देंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सेंट्रल असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेशन में हमें रिजर्व्ड सीट्स चाहिए, रिजर्व्ड सीट्स चाहिए. तो कहां से देते भाई, सारी चीजें ऐसे थोड़ी हो रहा है कि तुम भी रिजर्व सीट ले लो, तुम भी रिजर्व सीट ले लो, तुम भी रिजर्व सीट ले लो. देन तो इस चीज पर जो है काफी नेगोशिएशंस हुए, काफी डिबेट्स हुई, काफी बातें हुई. बट जब इस पार्टी को इस चीज को लेकर आया गया, देन द इशू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपीयर्ड व्हेन M.R. जायकर ऑफ द हिंदू महासभा strongly opposed efforts at compromise. उन्होंने कह दिया कि we will not compromise, हम नहीं कोई रिजर्व सीट रखेंगे. Then when the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. तो अब क्या आ गया, वो शक की नजरों से देखने लग गए और विश्वास की कमी हो गई कम्युनिटीज के अंदर. Alienated from the Congress, large sections of Muslims could not respond to the call for a united struggle. और अब वो क्यों यूनाइटेडली आपका जो है स्ट्रगल करेंगे, जब उनको लगा कि हमारे तो किसी काम का ही नहीं है ये, तो वो उन्होंने मना कर दिया. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. ठीक है, तो अब उनको इस चीज की कंसर्न होने लगी about the status of Muslim as a minority within India. They feared that, उनको किस चीज का डर था, that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. उनको क्या लग रहा था, मुस्लिम्स को जो है क्या लग रहा था कि हिंदूज जो है अब मेजोरिटीज में है, और हिंदूज की जो मेजोरिटी है उसके अंदर उनका जो कल्चर है, मुस्लिम कल्चर जो है वो सबमर्ज्ड हो जाएगा और वो जो है उनको कोई भी नहीं देखेगा. कहने का मतलब ये है कि उनको लगता था कि वो जो है धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो देंगे और इसी में सबमर्ज हो जाएंगे. तो यहीं से फिर जो है डिमांड होती है अलग देश की भी. तो वो कैसे था, ये सोर्स डी जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम जरूर पढ़ेंगे. इन 1930s, अगर हम 1930 की बात करें तो क्या हो रहा था वहां पर, देखो. In 1930, सर मोहम्मद इकबाल एज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग. अब देखो डेट याद रखनी है, सर मोहम्मद इकबाल जो है मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे. ठीक है, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे. रीइटरेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स. और वो ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम का जो है इम्पोर्टेंस बता रहे थे कि क्या है. वो क्या बता रहे थे कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेफ गार्ड फॉर देयर माइनॉरिटी पब्लिक इंटरेस्ट. ओके, उनको अपने इंटरेस्ट के लिए ये एक सेफ गार्ड की तरह से यूज कर रहे थे. His statement is supposed to have provided the intellectual justification for the Pakistan demand that come up in the subsequent years, and this is what he said. और बाद में चलकर पाकिस्तान की जो डिमांड उठी उसको जब उन्होंने इंटेलेक्चुअली जस्टिफाई किया, तो बाद में चल के मोहम्मद इकबाल का जो स्टेटमेंट था वही उसका पाकिस्तान की डिमांड का इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन बना. तो ऐसा क्या स्टेटमेंट था उनका, लेट अस सी.
I have no hesitation in declaring that if the principle that the Indian Muslim is entitled to full and free development on the lines of his own culture and tradition in his own Indian homelands is recognized as the basis of a permanent communal settlement, he will be ready to stake his all for the freedom of India. देखिए अब इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि अगर हमारा इंडियन होमलैंड्स में इंडियन मुस्लिम्स को, हमारे कल्चर को, हमारे डेवलपमेंट को एक परमानेंट कम्युनल सेटलमेंट मिलता है, तो वो अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार है। किसके लिए? फ्रीडम ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया की स्वतंत्रता के लिए। The principle that each group is entitled to free development on its own line is not inspired by feeling of narrow communalism. कि जो फ्रीडम है या कोई भी चीज अगर उनकी है तो वो नैरो कम्युनलिज्म की फीलिंग से इंस्पायर्ड नहीं होनी चाहिए। अ कम्युनिटी विच इज इंस्पायर्ड बाय फीलिंग्स ऑफ इल विल टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज लो एंड इग्नोबल। तो उनको क्या लगता था कि जो दूसरों के प्रति, दूसरी कम्युनिटीज के प्रति ऐसी भावना रखती है वो खुद में ही बहुत नीच है, बहुत लो है। I entertain the highest respect for the customs, law, religions and social institutions of other community। और वो कह रहे थे कि मैं खुद भी, मुझे बहुत ज्यादा highly respectful for the customs, laws और दूसरी जितनी भी आपके religions हैं, उनके places of worship है, institution है, मैं उनके लिए खूब जो है बहुत ज्यादा respectful हूँ। Nay, it is my duty according to the teachings of Quran even to defend their places of worship if need be। और जो उन्होंने कुरान की टीचिंग्स पढ़ी है उसकी अगर बात करें तो उनको लगता, वो बोल रहे थे कि मेरी ड्यूटी है कि अगर मुझे कहीं जरूरत पड़ती है उन लोगों की, जैसे सपोज करो हिंदू के मंदिरों को बचाने की जरूरत पड़ती है तो वो भी मैं करूंगा, ये वो बोल रहे थे। Yet I love the communal group which is the source of life and behavior and which has formed me what I am by giving me its religion। और वो अपनी जो कम्युनिटी थी, अपने जो रिलीजन थे उसके लिए कह रहे थे कि yet I love the communal group, जिसमें मैं हूँ, जिसने मुझे लाइफ दी है, जिसने मुझे टीचिंग दी है, उसकी लिटरेचर, उसका थॉट, उसका कल्चर, thereby its whole past as a living operative factor in my present consciousness। तो उसमें वो अपने धर्म की बात कर रहे हैं। Communalism in its higher aspect then is indispensable to the formation of a harmonious whole in a country like India। कि अगर हम बात करें कम्युनलिज्म की तो अगर उसकी हायर एस्पेक्ट में बात करें तो वो इंडिया में किस तरह से है। द यूनिट ऑफ इंडियन सोसाइटी आर नॉट टेरिटोरियल एज इन यूरोपियन कंट्रीज। कि वो जो है इंडियन सोसाइटी की जो यूनिट्स हैं वो टेरिटरी के बेस पर नहीं है इंडिया में। द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी, और जो प्रिंसिपल है यूरोपियन डेमोक्रेसी के, वो कभी भी इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते विदाउट रिकॉग्नाइज द फैक्ट ऑफ कम्युनल ग्रुप्स। जब तक हम उन चीजों को, कम्युनल ग्रुप्स को नहीं देखेंगे तो हम जो प्रिंसिपल है यूरोपियन डेमोक्रेसी के वो इंडिया में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। द मुस्लिम डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ मुस्लिम इंडिया, मुस्लिम डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज परफेक्टली जस्टिफाइड। और इसीलिए जो है डिमांड क्या थी, मुस्लिम इंडिया को इंडिया के अंदर बनाने की एक डिमांड थी। द हिंदू थिंक्स दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स आर कंट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ ट्रू नेशनलिज्म। और उन्होंने कहा कि हिंदूज को क्या लगता है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो जो है हमारी नेशनलिज्म की स्पिरिट को जो है इसके विपरीत है। बिकॉज he understand the word nation to mean a kind of universal amalgamation in which no communal entity ought to retain its private individuality। जिसमें कि अपनी, क्या बता रहे थे वो, किसी भी रिलीजन को, किसी भी कम्युनल एंटिटी को एक तरह से उसकी प्राइवेट इंडिविजुअलिटी को दिखाने की उसमें नहीं है, वो यूनिवर्सल की उसमें बात करते हैं, यूनिवर्सल के तरीके से बात करते हैं अगर हम नेशन की बात करें। एंड सच अ स्टेट ऑफ थिंग हाउएवर डज नॉट एग्जिस्ट। और ऐसा कोई स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि जिस स्टेट के अंदर अलग अलग कम्युनल एंटिटी को देखा ही ना जाए। इंडिया इज अ लैंड ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस वैरायटी। कि इंडिया में रेशियल भी वैरायटी है, रिलीजियस वैरायटीज भी है। एड टू दिस द जनरल इकोनॉमिक इंफीरियरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, देयर इनॉर्मस डेप्थ। और अगर हम बात करें भाई मुस्लिम्स की तो वो आर्थिक रूप से कमजोर भी है और उन पर कर्ज भी काफी चढ़ा हुआ है, स्पेशली इन पंजाब। एंड देयर इनसफिशिएंट मेजोरिटीज इन सम प्रोविंसेस, और काफी प्रोविंसेस में उनकी मेजोरिटी भी नहीं है। एज एट
present constituted, and you will begin to see clearly the meaning of our anxiety to retain separate electorate. और इसी तरह से आप अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप इस चीज को देखो तो आपको समझ आएगा कि हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो हम बात करते हैं, हमारा चिंता का विषय क्या है. तो ये सब चीजें कही थी सर मोहम्मद इकबाल ने. सर मोहम्मद इकबाल ने कब कही थी? 1930 में, जब वो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे. और ये इसको किस चीज का जस्टिफिकेशन माना गया? दिस वाज द इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन फॉर द पाकिस्तान डिमांड. ओके, नाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. जब हम कलेक्टिव बिलोंगिंग की बात करते हैं तो उसमें अपनेपन की बात होती है. तो उसका क्या मतलब है? Nationalism spreads when people begin to believe that they are all part of the same nation, कि वो एक ही राष्ट्र से बिलोंग करते हैं. When they discover some unity that binds them together, कि कहीं ना कहीं कोई एक एकता ऐसी है जो उनको इकट्ठे बांधे रखती है. But how did the nation become reality in the minds of the people? And how did people belonging to different communities, regions or language groups develop as a sense of collective belonging? कि कैसे अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से, अलग अलग लैंग्वेज के लोग एक तरह से कैसे देखेंगे अपने आप को, कलेक्टिव बिलोंगिंग की तरह कैसे बात करेंगे. तो ये कहाँ से आएगी? कि जब वो साथ में स्ट्रगल करेंगे किसी चीज के लिए. जैसे अगर वो अपने फ्रीडम के लिए साथ में स्ट्रगल करेंगे, वो स्वतंत्रता मिलेगी, तो तभी तो वो कलेक्टिवली देखेंगे ना राष्ट्र को. तो वो कैसे होगा? बट there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. History and fiction, folklore and songs, popular print, symbols all played a part in making of nationalism. और अगर हम बात करें नेशनलिज्म की तो उसमें किस किस का हाथ है आपके? अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड फिक्शन, आपकी लोक गाथाएं, आपके सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स, इन सब का एक अलग महत्व है आपके राष्ट्र की भावना को जगाने का. द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज यू नो, जो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, जर्मेनिया, और फिर उसमें हमने बहुत सारी देखे थे कि कैसे एक लेडी का, फीमेल फिगर का जो है रूप दे दिया गया था लोगों ने अपने देश के लिए. जर्मन में भी हमने देखा था, फ्रांस में भी हमने देखा था, यूएसए में भी हमने देखा था. तो ऐसे ही भारत माता का रूप दे दिया गया. भारत माता का रूप दे दिया गया. कहाँ से आया ये जो चित्र है? ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? इसका जो इमेज है सबसे पहले क्रिएट किया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से, जिन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है. सो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहली बार ये इमेज जो है क्रिएट की. एंड इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम एज अ हार्म ऑफ टू द मदरलैंड, की मदरलैंड की स्तुति के लिए उन्होंने लिखा वंदे मातरम. एंड उसके बाद उन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया अपनी नोवेल में आनंद मठ में. और फिर जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो ये काफी स्तर पर जो है गाया गया लोगों को जागृत करने के लिए. एंड मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर, जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने पेंट किया हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता, जो आपको दिख रही है. और इस पेंटिंग में क्या क्या है? इस पेंटिंग में एक ऐसी एस्थेटिक फिगर है, शी इज काम, कंपोज्ड, डिवाइन, स्पिरिचुअल. एंड इन सब्सिक्वेंट ईयर दिस इमेज ऑफ भारत माता acquired many different forms and it is circulated in popular prints and was painted by different artists. और फिर धीरे धीरे भारत माता को अलग अलग तरह से अलग अलग आर्टिस्ट पेंट करने लगे. एंड devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. कि लोगों का कितना इसके प्रति डिवोशन है, वो उनके राष्ट्रवाद को, उनकी भक्ति, देशभक्ति को दर्शाता था. Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore, जिसमें हम लोग गाथाओं की बात करते हैं, उनके थ्रू भी होता था. अगर हम बात करें लेट 19th सेंचुरी की, अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है लोगों ने ये फोक टेल्स गाना शुरू कर दिया. उसके बाद जैसे वो भाट लोग आते थे, वो विलेज में जाते थे, इंफॉर्मेशन गैदर करते थे वहाँ के बारे में.
तो वो सब चीजें वहां पर चलने लगा और उन्होंने कहा कि ये जरूरी है इन सब चीजों को प्रिजर्व करके रखना, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए भी और हमारी आइडेंटिटी के लिए भी, हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है उस चीज को डिस्कवर करने के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। आपने अक्सर गाँव में भी देखा होगा, अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन वो भाट लोग आते हैं, उनके पास काफी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें होती हैं जिसमें आपके काफी पहले तक का इतिहास लिखा होता है, आपके पूर्वजों के नाम लिखे होते हैं। तो इसी तरह से ये काफी सारी चीजें वहां पर स्टार्ट हो गई थी। अगर हम बंगाल की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगेन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स and led the movement for folk revival, कि ये सब चीजों को हमें रखना चाहिए प्रिजर्व करके। अगर हम मद्रास की बात करें तो नतीशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। अब लोक कथाओं का जो है दौर था ये, तो वो बनी थी फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। He believed that the folklore was a national literature, की जो ये लोक कथाएं होती है ये एक हमारा नेशनल लिटरेचर है, क्योंकि इस पर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, एक मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ये बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी अभिव्यक्ति है लोगों के जो सोच है उनकी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring them. उसके बाद उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्वदेशी मूवमेंट में ये सब चीजें तो चल ही रही थी, फिर उन्होंने पेंट और करना शुरू कर दिया। जैसे आपको ये पिक्चर दिख रही है ना, इसमें आपको लोटस के फूल भी दिखेंगे, तो किस तरह से ये चीजें दिखाते थे, तो ये सब चीजें दिखाई गई। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस हैं वो आपको लोटस के थ्रू दिख रहे हैं। और उसके बाद आपको एक अर्धचंद्र दिख रहा है। अर्धचंद्र क्या दर्शा रहा है, रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स। और बाय 1921 गांधी हैड डिजाइन्ड द स्वराज फ्लैग, और उसमें 3 रंग थे, रेड ग्रीन व्हाइट। रेड ग्रीन व्हाइट, जो भारत माता लेकर खड़ी है, रेड ग्रीन व्हाइट। एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील, और उसमें एक स्पिनिंग व्हील है इन द सेंटर, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, जिसमें वो चरखा चलाते हैं। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डेफिशिएंस, कि मतलब डेफिशिएंस का सिंबल है, अवज्ञा का जो है सिंबल है, कि अब हमें इनको अवज्ञा ही करनी है, अब हमें अपने लिए काम करना है। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history, और वो कैसे हुई, जैसे कि लोगों के बारे में उसको सोचना शुरू कर दिया इंडियन हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि द ब्रिटिश सो इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, उन लोगों को जो है भारत जो है बहुत ज्यादा बैकवर्ड लगता था। इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, कि वो कैपेबल नहीं है अपने आप को गवर्न करने के। इन रिस्पॉन्स इंडिया बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट, और फिर इंडिया ने अपने पास्ट में झांकना शुरू किया, और उन्होंने अपनी एंशियंट टाइम की जो ग्लोरियस डेवलपमेंट है, जहाँ पे उनका आर्ट्स ले लो, आर्किटेक्चर ले लो, साइंस ले लो, मैथ्स ले लो, रिलीजन ले लो, कल्चर ले लो, लॉ ले लो, फिलोसफी ले लो, उन सब चीजों के बारे में, एंड स्पेशली क्राफ्ट्स ले लो, ट्रेड ले लो, सब फ्लोरिश था। अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो क्या ये इनका कहना सही है कि हम जो है बहुत दबे हुए हैं या हम बहुत पिछड़े हुए हैं? So this glorious time in their view was followed by a history of decline when India was colonized. These nationalist histories urge the reader to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. कि अब हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, फिर से उतना ही कैपेबल बनना है, तो लोगों ने इस चीज को समझना शुरू कर दिया। These efforts to unify people were not without problems, और ये किसी प्रॉब्लम के बिना नहीं आए। When the past being glorified was Hindu, और जब पास्ट को ग्लोरीफाई करने की बात करते थे तो वहां पर हिंदू की बात हो रही है ना, और जो इमेजेस सिंबल्स बन रहे हैं वो भी हिंदू आइकोनोग्राफी से लिए गए हैं। तो जो अदर कम्युनिटीज के लोग थे उन्होंने थोड़ा अलग हटना, अलग अपने आप को देखना शुरू कर दिया। जैसे कि ये लिया गया है आपका हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष के वॉल्यूम 1 1858 की अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या लिखा हुआ है। In earlier time, foreign travels in India marveled at the courage, truthfulness and modesty of the people of Arya Vamsa.
कि मतलब जब यहाँ पर पहले टाइम पर फॉरेन ट्रेवलर्स आते थे तो उनको करेज से, साहस से, विश्वास से भरे हुए लोग दिखते थे यहाँ पर, उनका जो उनकी जो क्वालिटी होती थी। बट अब उन सब चीजों की एब्सेंस हो गई है। अगर हम उस टाइम की बात करें तो पहले हिंदूज जो होते थे वो बड़े बड़े कॉन्केस्ट में जाते थे, जीत कर आते थे, स्पेशली अपने जो फ्लैग्स है उन्होंने कहाँ कहाँ पर लहराए थे। टाटा की अगर बात करें, चाइना की या और कंट्रीज की बात करें, नाउ अ फ्यू सोल्जर्स फ्रॉम अ टाइनी आइलैंड, कि अगर हम अब बात करें कि कुछ सोल्जर्स आए किसी टाइनी आइलैंड से फार अवे, वर लॉर्डिंग इट ओवर द लैंड ऑफ इंडिया, और वो आकर अब इंडिया पर राज कर रहे हैं। तो इस तरह की जो हिस्ट्री की बात होती थी अब वो दिखाई जाने लगी थी कि हम तो बहुत ज्यादा पावरफुल लोग थे। तो अब जो है ब्रिटिश की वजह से हमारा ये हाल हुआ है और अब हम इनको भगा देना है। अब इन सब चीजों का कंक्लूजन, द फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर इज कंक्लूजन, कि भाई अब इतना कहानी आपने देख तो ली है, सुन तो ली है, कह तो दी है, अब इसका कंक्लूजन क्या है, कैसे कंक्लूड करोगे इस चीज को। और मुझे लगता है कि आप सभी को समझ आ गया हो कैसे कंक्लूड करना है। ये हम बिना पढ़े भी बता सकते हैं कि हर किसी का एक अलग रोल था, हर किसी ने स्वराज को अपने तरीके से देखा, अपने तरीके से लड़ा, हर किसी का एक अपना स्ट्रगल उसमें बनता चला गया, हर किसी की एंटिटी, आइडेंटिटी उसमें बनती चली गई। तो इस तरह से स्वराज को जो है देखा गया, उसके लिए लोगों ने लड़ना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कैसे वो चीजें कम पड़ती गई, कैसे कैसे लोग उससे हटते गए। तो यही सब चीजों को कंक्लूड होना है। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हमारे देश का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो किसी एक का नहीं था। तो ये सब चीजें हम इसमें कंक्लूड करेंगे। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes opinions, कि भाई ठीक है, सबको गुस्सा भरा हुआ था ब्रिटिशर्स से, तो सारे के सारे जो ग्रुप्स और क्लासेस हैं वो एक साथ आ गए। उसके बाद फिर कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ने इन सब चीजों की, लोगों की बात को सुनना शुरू किया और इसको जो है इंडिपेंडेंस के खिलाफ मूवमेंट्स को बनाना शुरू कर दिया। थ्रू सच मूवमेंट द नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्ज अ नेशनल यूनिटी, और यहाँ पर फिर नेशनल यूनिटी की बात आई। उसमें फिर हमने डाइवर्स ग्रुप्स को देखा जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया अपनी खुद की एस्पिरेशन और एक्सपेक्टेशंस के साथ। और जैसे जैसे उनकी चीजें आती गई तो हमें कांग्रेस ने एक दूसरे को समझाना शुरू किया कि भाई अगर किसी एक की डिमांड आ रही है तो उसकी वजह से दूसरे का जो है उसमें नुकसान ना हो, या दूसरों की जो डिमांड है वो एक दूसरे को दबाए ना। तो इस तरह से चलता रहा। एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाई द यूनिटी विद इन द मूवमेंट ऑफन ब्रोक डाउन, और इसी की वजह से जो है यूनिटी टूट जाती थी। एंड द हाई पॉइंट ऑफ कांग्रेस activity and nationalist unity were followed by phases of discontinuity and inner conflict between group। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी नहीं बोलेंगे, डिसयूनिटी बोलेंगे, डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। ये दो प्यारे से वर्ड मिले हैं जो आपके क्वेश्चन का जो है बिल्कुल अलग से बढ़ा देते हैं। क्या कि अगर आपने इस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हो लिखते हुए तो वो अलग ही आपका इम्पैक्ट दिखता है कि हाँ ये कुछ पढ़ के आया है, ऐसी हवा में नहीं पत्थर उछाल रहा है। ठीक है। और अगर हम एक शब्द में, एक लाइन में इस चीज को कहें कि इन अदर वर्ड्स व्हाट वाज एमर्जिंग वाज अ नेशन विद मेनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। और अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में तो क्या इमर्ज हो रहा था, एक राष्ट्र उभर कर आ रहा था बहुत सारी आवाजों के साथ जिन सबको फ्रीडम चाहिए थी कॉलोनियल रूल से। तो एक ऐसा राष्ट्र बन रहा था। और यही तो हमने पढ़ा है कि भारत में राष्ट्रवाद, तो यहाँ से राष्ट्र की स्थापना शुरू होती है। और उसके बाद आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। एक बार थोड़ी सी इस पर भी नजर देख लेते हैं। क्या है कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 का इफेक्ट हो गया। तो अब महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया एक मूवमेंट कि अब भारत को छोड़ दो, डू एंड डाई वाला जो है उन्होंने अपना स्लोगन दे दिया, करो या मरो। तो इससे क्या होता है कि इससे लोगों में एक अंदर से फिर से जो है एक राष्ट्रवाद की भावना जागती है। सब लोग जो है इकट्ठे मिलकर मास मूवमेंट को चलाते हैं। और इसमें आपके स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स सब ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इसके जो अगर हम देखें लीडर्स तो कौन कौन से थे, इसमें आपके जेपी नारायण, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया एंड मैनी अदर वुमेन, जैसे आपकी मतांगिनी हजरा इन बंगाल, आपकी कनकलता बरुआ इन आसाम, और अगर रामा देवी इन उड़ीसा। तो इस तरह से हर एक तबके ने उसमें जो है अपना पार्टिसिपेट किया
और फिर 1 साल से ज़्यादा लग गया ब्रिटिशर्स को इसको दबाने में। एंड फाइनली 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी मिली। So this was about this chapter. This was the final part of the chapter. और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप फिर से उसी फेज में पहुंच गए होंगे कि हाँ, कैसे कैसे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, स्वराज बनाने के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता लाने के लिए कैसे कैसे लोगों ने जो है अपने अपनी तरीके से अपने अपने तबकों ने पार्टिसिपेट किया, और कैसे फिर कितने लोगों ने जान गंवाई, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।